बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ, कि बैक ईएमएफ के फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके बैक ईएमएफ के साइज को लिमिटाइज करते हैं। तो सबसे पहले बैक ईएमएफ है क्या, वो आपको बताता चलूँ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए मोटर व्हेन इट रोटेट्स इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। कि वो ईएमएफ जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड हो जाती है जब वो जो मोटर का आर्मेचर है वो रोटेट करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। फैक्टर्स, अब ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है वो फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ द मोटर है। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज डिक्रीज्ड द साइज ऑफ द ईएमएफ आल्सो डिक्रीजेस। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ मोटर के। अगर स्पीड ऑफ मोटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो बैक ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड हम कम कर दें मोटर की तो बैक ईएमएफ भी कम होगी। दूसरा पॉइंट है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजेज द साइज ऑफ बैक ईएमएफ आल्सो डिक्रीजेज। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करते हैं तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करते हैं तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि तीसरा पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दें तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट एडी करंट्स है। वी कैन आल्सो लिमिट द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ बाय मिनिमाइजिंग द करंट। अगर हम करंट मिनिमाइज करते हैं तो जो बैक ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि फोर्थ पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और फिफ्थ है लोड। बाय अप्लाइंग अ लोड इन द सर्किट द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ कैन बी रिड्यूस्ड। हम लोड अगर लगा देते हैं सर्किट में तो उससे जो बैक ईएमएफ है वो कम हो जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स थे जिन पे बैक ईएमएफ डिपेंड कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस। बैक ईएमएफ कम क्यों हो जाती है जबकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज कर रहा हो। तो इसको देखते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ लार्ज लोड, जब हम सर्किट में लार्ज लोड लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क आल्सो इंक्रीजेस। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू दिस द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ आर्मेचर डिक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीड है रोटेशन आर्मेचर के रोटेशन की वो डिक्रीज कर जाएगी, और उसके नतीजे में चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम फार्मूला देखें तो E इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल टी है। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ भी डिक्रीज कर जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज कर जाएगी। इट इज आल्सो कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइल्स विद मैनी टर्न्स। फैराडे एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या एडवांटेज है कि हम ज्यादा टर्न्स वाली कॉइल यूज करें। तो बेसिकली द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट्स दैट the magnitude of an EMF induced in a conductor or coil is directly proportional to the rate of change of flux। कि फैराडे लॉ के मुताबिक, जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के मुताबिक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन EMF, जो EMF इंड्यूस्ड हुई है कंडक्टर में या कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि ये नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम फार्मूला देखें तो E इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी होता है। यहाँ पे फाई जो है वो फ्लक्स है, हर टर्न में E EMF है, और N जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल है, और T टाइम है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब है क्या, EMF इंड्यूस्ड इन दी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन दी कॉइल। कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ द टर्न्स इन दी कॉइल के। ये N नंबर ऑफ टर्न्स था ना कॉइल में, तो इसको यहाँ से इक्वेशन से हम दे सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी ग्रेटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर लार्ज। तो अगर जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं तो उससे जो EMF है वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
फॉर ग्रेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट विल बी लार्ज टू मेजर बाय गैल्वानोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशनशिप E इक्वल टू del phi over del t इज डायरेक्ट डायमेंशनली करेक्ट। हमने ये बताना है कि E इक्वल del phi over del t ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो E बेसिकली क्या है, वोल्ट है, जो ईएमएफ का यूनिट है वो वोल्ट होता है। वोल्ट किसकी इक्वल होता है, जॉल पर कूलम के। अब जॉल जो है वो न्यूटन मीटर की इक्वल होता है डिवाइडेड बाय कूलम एज इट इज आ गया। वर्क का यूनिट जॉल है, वर्क मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि जॉल न्यूटन मीटर कैसा है। तो वर्क का यूनिट जॉल है, W इक्वल होता है एफ डी के। अब F का यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन और D डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो जॉल की जगह पे न्यूटन मीटर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जो न्यूटन है, न्यूटन किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मीटर एज इट इज आ गया और कूलम भी आ गया। अब ये सेकंड स्क्वायर है, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर इनटू कूलम। किलोग्राम मैस आ गया, मीटर लेंथ है L स्क्वायर आ गया, सेकंड टाइम है T स्क्वायर आ गया, ये कूलम यानी कि चार्ज है Q, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो mL2 ये T पावर ऊपर जाएगा तो T पावर -2 और ये Q -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड के जो है हमारे पास डायमेंशंस वो फाइंड हो गई हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास del phi ओवर del t है और फाई जो है वो इक्वल होता है B डॉट ए के। तो यहाँ से B डॉट del a ओवर del t आ गया, क्योंकि del phi इक्वल होगा B डॉट del a के। अब ये जो F बेसिकली यहाँ पे B है, तो B की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हमारे पास F इक्वल होता है IBL के, F इक्वल IBL। तो यहाँ से B इक्वल आ जाता है F ओवर IL के। तो B की जगह पर हमने F ओवर IL लिख दिया, डॉट del a ओवर del t एज इट इज आ गया। अब ये जो I है इसकी जगह पर हम Q ओवर T लिख सकते हैं। तो जब I की जगह पर Q ओवर T पुट करेंगे तो T ऊपर चला जाएगा, F डॉट del a इंटू T ओवर QL ओवर del T आ गया। अब T से कैंसिल हो जाएगा तो F डॉट del a ओवर QL रह जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, Q कूलम एज इट इज आ गया, Q का यहाँ पर Q एज इट इज आ गया। तो हमारे पास जो ये बेसिकली चार्ज है ना, इस वजह से तो जो लेंथ है वो हमारे पास उसका यूनिट मीटर आ गया। अब del phi ओवर del t, तो ये हमारे पास जो न्यूटन था वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये QM भी एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे N इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस वजह से जो न्यूटन है उसकी जगह पर हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये M से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला M इस M से कैंसिल कर देते हैं। बाकी क्या रह जाएगा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये आ गया और ये S-2 था, नीचे हो के S+2 हो जाएगा, यानी कि S की पावर 2 इंटू Q। किलोग्राम मैस का है तो M लिख दिया, मीटर लेंथ का यूनिट है L स्क्वायर लिख दिया, S टाइम का यूनिट है T स्क्वायर लिख दिया और Q चार्ज है तो Q एज इट इज आ गया। del phi ओवर del t इक्वल आ जाएगा mL2T -2 Q -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो इससे हमें ये पता चला कि जो E इक्वल del phi ओवर del t डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फार्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन। फार्मूला हमने देना है फ्लक्स लिंकेज का, बेसिकली ड्राइव करना है। तो फार्मूला फॉर फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय, फ्लक्स लिंकेज के लिए जो हमारे पास फार्मूला है होता है वो इक्वल होता है n phi इक्वल टू NBA cos थीटा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फ्लक्स लिंकेज n phi के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। phi बेसिकली होता किसकी इक्वल है, B डॉट A के। तो इसको हम अगर ये तो वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो phi इक्वल आ जाता है BA cos थीटा के। अब दोनों तरफ अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो n phi m इक्वल आ जाता है NBA cos थीटा के। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि फ्लक्स लिंकेज इक्वल है n phi और ये इक्वल होगा NBA cos थीटा के। तो ये वो फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला था जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वर्क्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो होती है वो काम कैसे करती है। तो उसको हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक यूजेज एन इलेक्ट्रिक एक्चुएशन बट ट्रांसमिट्स टॉर्क मैकेनिकली।
एक इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, वो क्या करती है, यूज करती है इलेक्ट्रिक एक्शन को, लेकिन ट्रांसमिट करती है टॉर्क मैकेनिकली वो टॉर्क ट्रांसमिट करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है वो इलेक्ट्रिक एक्शन यूज कर रही होती है। व्हेन द ब्रेक रिसीव्स द वोल्टेज और करंट, जब ब्रेक को वोल्टेज या करंट मिलती है तो क्या होगा, द कॉइल इज एनर्जाइज्ड, तो जो कॉइल है वो क्या कर जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है ये एनर्जाइज हो जाएगी, क्रिएटम मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो सर्कल्स बनाए हुए हैं ये इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस फील्ड टर्न्स द कॉइल इनटू एन मैग्नेट दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, तो ये इस कॉइल को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स क्रिएट करता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स अट्रैक्ट्स द आर्मेचर, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वजह से जो आर्मेचर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाता है। The armature and hub usually are mounted on the rotating shaft, जो आर्मेचर है और हब ये दोनों क्या होते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। The coil's attraction to the armature and hub brings the shaft to a stop in a short amount of time, जो कॉइल्स अट्रैक्शन है आर्मेचर की तरफ और जो हब है वो लेकर आता है शाफ्ट को ताकि वो स्टॉप करे शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है वो वर्क करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट्स को ट्रांसफार्मर में कैसे मिनिमाइज किया जाता है तो वो देखना है। एडी करंट बेसिकली होते क्या हैं कि कॉइल में जो करंट्स होते हैं उनको बेसिकली एडी करंट्स कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो हर टर्न में करंट होगा, उनको एडी करंट्स का नाम दिया जाएगा। We can minimize the eddy current by the following methods. फर्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर शुड बी इंक्रीज्ड, जो कोर की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दी जाए, उससे एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। दूसरा, इन ट्रांसफार्मर्स द थिन शीट्स ऑफ स्टील इन द कोर शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन लेयर ऑफ वार्निश, जो थिन शीट्स होती हैं स्टील की ट्रांसफार्मर में, उनकी जो कोर है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, इंसुलेट कर दिया जाए, यानी कि उसमें से करंट आपस में एक दूसरे का पास ना हो, तो उससे जो ट्रांसफार्मर का जो एडी करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, एज द लेमिनेशंस आर थिन दे विल हैव रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस, जो लेमिनेशंस होती हैं वो थिन होती हैं तो उनकी रिलेटिवली रेजिस्टेंस भी हाई होगी, रेजिस्टेंस हाई होगी तो एडी करंट्स कम हो जाएंगे। फोर्थ है, प्लेन्स ऑफ दीज शीट्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट वुड बी सेट अप बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होगा। द प्लेन्स ऑफ दीज शीट्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड्स सो दैट दे कैन कट अक्रॉस द एडी करंट पाथ्स, जो प्लेन्स हैं उन शीट्स के वो अरेंज ऐसे किए जाते हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन कट अक्रॉस द एडी करंट पाथ्स, यानी कि वो एडी करंट के पाथ्स को कट कर देते हैं, तो जिससे वो मिनिमाइज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, लार्ज रेजिस्टेंसेज बिटवीन द शीट्स कन्फाइंस द एडी करंट्स टू द थिन शीट्स, each lamination sheet will have an eddy current circulates within it. The eddy currents still exist but only within each thin sheet, so are greatly reduced. जो large resistances होती है शीट्स के दरमियान, हम एडी करंट्स को उनकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हर लिमिटेशन जो है शीट की वो एडी करंट सर्कुलेट तो उसमें करेगा लेकिन वो एडी करंट्स बहुत कम हो जाएंगे। द सम ऑफ इंडिविजुअल एडी करंट्स ऑफ ऑल द लेमिनेशंस आर वेरी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ यूजिंग अ सिंगल सॉलिड आयरन कोर, के इंडिविजुअल एडी करंट्स अगर हों लेमिनेशंस में तो उनका जो एडी करंट्स हैं वो बहुत कम होंगे कंपेयर टू द यूजिंग अ सिंगल सॉलिड आयरन कोर, यानी कि अगर ये सिंगल सॉलिड आयरन कोर हो तो इसमें जो एडी करंट्स है वो ज़्यादा होंगे बनस्बत इसके कि हम नंबर ऑफ कॉइल्स लगा दें, तो उसमें जो एडी करंट्स होगा उनको हम सम करते हैं तो वो सम इस सिंगल कॉइल के कोर के निस्बत कम आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन कुक टॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंजेस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुक टॉप्स में यूज कैसे की जाती है। तो इंडक्शन cooking uses electric currents to directly heat pots and pans through magnetic induction। जो इंडक्शन कुकिंग होती है उसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली हीट पॉट्स को
पॉट्स और या पैन्स को हीट अप करें। यह आपके पास डायग्राम में दिखाया भी गया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है ताकि वो पॉट्स या पैन्स को डायरेक्टली मैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से हीट अप कर सकते हैं। बेसिकली ये नीचे मैग्नेट होता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये पावर कॉयल है, इस कॉयल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये पॉट्स हैं या पैन्स हैं वो क्या कर जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग थर्मल कंडक्शन की बजाय क्या करते हैं, ये गैस और इलेक्ट्रिक एलिमेंट ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ बर्नर टू ए पॉट और पैन, इंडक्शन हीट्स द कुकिंग वेसल इटसेल्फ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं थर्मल कंडक्शन की बनिस्बत, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पॉट्स होते हैं या पैन्स हैं ये क्या कर जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल्ड कॉपर वायर अंडरनीथ द कुकिंग सरफेस। ये जो कॉयल है इसके अंदर से करंट गुजारा जाता है, तो इससे क्या होता है, विच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक करंट थ्रू आउट द कुकिंग पैन टू प्रोड्यूस हीट। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि कुकिंग पैन को हीट अप कर देता है, ये जो पैन है। बिकॉज इंडक्शन डज नॉट यूज अ ट्रेडिशनल आउटसाइड हीट सोर्स, ओनली द एलिमेंट इज इन यूज विल become warm due to the heat transferred from the pan। यानी कि जो इंडक्शन है वो किसी ट्रेडिशनल आउटसाइड हीट सोर्स की वजह से नहीं होती, बल्कि एलिमेंट जो यूज़ किया गया है वही हीट अप हो जाता है, तो पैन को हीट अप कर देता है। इंडक्शन कुकिंग इज मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक एंड गैस कुकिंग बिकॉज लिटिल हीट एनर्जी इज लॉस्ट। इस केस में जो है इंडक्शन कुकिंग जो है, हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके जो कुकिंग करते हैं उसमें से ये ज़्यादा एफिशिएंस है। बाकी जो जितने भी मेथड है हमारे पास, जैसा कि गैस के ज़रिए से हम कुकिंग करते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि लिटिल हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट। इस मामले में जो एनर्जी है वो बहुत कम लॉस होती है। लाइक अदर ट्रेडिशनल कुक पॉट्स, द इवनली हीटेड पॉट्स एंड पैन्स देन हीट द कंटेंट्स इनसाइड थ्रू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कि बाकी जो जिस तरह बाकी कुक टॉप्स होते हैं, इसी तरह जब हीट अप होते हैं ये पॉट्स या पैन्स, तो उसमें जो कंटेंट्स हैं वो दोनों तरीक़ों से हीट अप हो रहे होते हैं, कंडक्शन के मेथड से भी और कन्वेक्शन के मेथड से भी। कंडक्शन का मेथड क्या होता है कि दो बॉडीज आपस में इन कांटेक्ट हैं, तो एक का टेम्परेचर दूसरे की निस्बत हाई है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करेगी। और कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है कि बाय एयर, गैसेस की फॉर्म में एक जगह से, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ इन टच नहीं होते। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म बैक ईएमएफ इन एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। बैक ईएमएफ क्या होती है, व्हाई इट इज एन एडवांटेज फॉर द आर्मेचर टू रोटेट इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रेदर देन यूनिफॉर्म वन। कि मैग्नेटिक जो बैक ईएमएफ है मोटर में, उससे क्या मुराद है, और दूसरा क्या एडवांटेज है कि जो आर्मेचर रोटेट करता है उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है बनिस्बत यूनिफॉर्म के। तो इसका आंसर हम देखते हैं। बैक ईएमएफ इन ए मोटर क्या होती है, व्हेन द आर्मेचर ऑफ ए मोटर स्टार्ट्स टू रोटेट देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंजेस। जब आर्मेचर मोटर का रोटेट करना शुरू कर देता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ उसका लिंकेज होता है वो क्या कर रही होती है, वो चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंजेस, thus an EMF is induced in the coil which acts in the opposite direction of the applied EMF of the source। तो EMF इंड्यूस्ड हो जाती है कॉइल में जो एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द अप्लाइड EMF ऑफ द सोर्स। यानी कि जो हमने EMF अप्लाइड की होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। सच अपोजिंग EMF इज कॉल्ड बैक EMF इन मोटर्स। उस EMF को क्या नाम दिया जाता है, बैक EMF दिया जाता है। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हो, आई करंट है जो फ्लो कर रहा है उसमें से, तो रिलेशन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज V आई आर ड्रॉप्स एंड बैक EMF इज गिवन बाय V इक्वल टू E प्लस आई आर, और यहाँ से E इक्वल आ जाता है V माइनस आई आर के। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों यूज करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मोटर डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल। जो एफिशिएंसी है मोटर की वो डिपेंड्स कर रही होती है कि वो रोटेट, जो आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है उसके रोटेशन पे।
द टॉर्क एक्टिंग ऑन आर्मेचर इज गिवन बाय टॉ इक्वल टू NIBA cos थीटा। जो टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है वो NIBA cos थीटा है। इसका जो फार्मूला है वो टॉ इक्वल टू NIBA cos थीटा है। The above equation shows that the torque depend on the rotational angle theta. Rotational angle पे डिपेंड कर रहा होता है। The operation of the motor depends upon the rotation of the rotor. जो ऑपरेशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? रोटेशन ऑफ द रोटर। जब जो कॉइल रोटेट कर रही होती है उस पर, नॉट टू रोटेट द रोटर इजीली वी शुड अप्लाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग कर्व्ड पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट। तो क्या किया जाता है कि रोटेट करने के लिए, ताकि वो रोटेट इजीली करे, हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं वो कर्व्ड पोल उनका होता है, कर्व्ड पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट यूज किए जाते हैं। उससे जो है मोशन जो है वो हमारे पास रेडियल आती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सूटेबल होती है इस मोटर के लिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच मटेरियल वुड यू प्रेफर वाइल मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर? आयरन, सॉलिड सॉफ्ट आयरन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि 4 हमें मटेरियल दिए गए हैं और इन 4 मटेरियल में से कौन सा मटेरियल हम ट्रांसफार्मर कोर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग दिस मटेरियल, और इसकी रीज़न क्या है, हर एक की रीज़न भी हमने बतानी है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर क्या है कि जो ट्रांसफार्मर कोर है उसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर कोर करेक्टराइजेज द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। जो ट्रांसफार्मर कोर है वो स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट में। इन सेलेक्टिंग अ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल it is desired that the core should not retain magnetization when the applied field is removed. अब ट्रांसफार्मर कोर सेलेक्ट करते वक्त, मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त ये देखना होता है कि कोर जो है वो मैग्नेटाइज ना रहे जब अप्लाइड फील्ड जो है वो रिमूव कर दी जाए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कैन काज एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है ट्रांसफार्मर में। द कोर मेक अप द बल्क ऑफ ट्रांसफार्मर, सो इट इज नो सरप्राइज दैट सेलेक्टिंग द प्रॉपर मटेरियल प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन ट्रांसफार्मर्स ओवरऑल फंक्शन। अब जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर बनाते वक्त जो कोर के लिए मटेरियल सेलेक्ट किया जाएगा तो वो बहुत डिपेंड करेगा कि हम मटेरियल यूज़ कौन सा कर रहे हैं, बहुत इफेक्ट करेगा जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक मैग्नेटिक कोर्स एज इट कैन विथस्टैंड हाई लेवल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट सैचुरेटिंग। जो आयरन यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कोर्स बनाने के लिए, इट कैन विथस्टैंड हाई लेवल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हाई लेवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है विदाउट सैचुरेट के बगैर। इट कैन कंसंट्रेट द स्ट्रेंथ्स एंड इंक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ये कंसंट्रेट करता है स्ट्रेंथ्स और इंक्रीज करता है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को जो कि प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रिक करंट्स में। हाउएवर एडी करंट लॉसेज एंड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉसेज आर हाई, देयरफॉर इट इज नो जनरली प्रेफर्ड। अब इस केस में क्या होता है कि जो एडी करंट है वो भी लॉस हो जाता है और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। इस वजह से इसको जनरली आयरन को प्रेफर नहीं किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन कैन क्रिएट अ कंसंट्रेटेड फील्ड दैट इट इज एज मच 50,000 टाइम्स मोर इंटेंस दैट एन एयर कोर। जो सॉफ्ट कोर है वो क्रिएट करता है फील्ड 50,000 टाइम्स मोर देन इन एयर कोर। एयर कोर की निस्बत 50,000 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट करता है फील्ड कौन, सॉफ्ट आयरन। तो इट इज़ आल्सो यूज्ड बिकॉज अनलाइक हार्ड आयरन इट डज नॉट रिमेन मैग्नेटाइज्ड व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। तो जैसा कि हमारे पास हार्ड आयरन होती है उस केस की तरह ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और ये क्या करता है कि मैग्नेटाइज नहीं रहता जबकि फील्ड को रिमूव कर दिया जाए। थस द मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉसेज आर लो। तो इस प्रोसेस की वजह से जो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉसेज हैं वो नहीं होती या बहुत कम होती हैं। अनफॉर्चुनेटली
ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल एट AC frequencies, a bulk or rod of soft iron can often suffer from large eddy currents circulating within it that waste energy and cause undesirable heating of the iron. अब एक इसमें फैक्टर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल की है ये इफेक्ट करती है। ऐसी फ्रीक्वेंसीज पे जब रॉड ऑफ सॉफ्ट आयरन होगा तो उसमें जो लार्ज एडी करंट्स हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है और उसकी वजह से अनडिसायरेबल हीटिंग ऑफ द आयरन होती है। यानी कि हमें आयरन में इतनी हीट चाहिए नहीं होती जितनी कि वो उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद थर्ड है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। बिकॉज आयरन इज रिलेटिवली गुड कंडक्टर, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन बल्क फ्रॉम विद अ रैपिडली चेंजिंग फील्ड, देयरफॉर आयरन इज लेमिनेटेड। आयरन को लेमिनेट किया जाता है। आयरन रिलेटिवली गुड कंडक्टर है। अब इट कैन नॉट बी यूज्ड इन बल्क फ्रॉम विद अ रैपिडली चेंजिंग फील्ड, तो इस वजह से उसको लेमिनेट कर दिया जाता है। लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर्स आर मेड अप ऑफ थिन इंसुलेटेड आयरन शीट्स। जो लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर्स होते हैं वो थिन आइसोलेटेड आयरन शीट्स के बने होते हैं, लाइंग एज मच एज पॉसिबल पैरेलल विद द लाइंस ऑफ द फ्लक्स, और वो पैरेलल होते हैं लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। बिकॉज एडी करंट्स फ्लो अराउंड लाइंस ऑफ फ्लक्स, द लेमिनेशंस प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द एडी करंट्स फ्रॉम फ्लोइंग इट एट ऑल, restricting any flow to much smaller and thinner and thus higher resistance regions. तो ये जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है इसको यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है कोर के तौर पर, जो ट्रांसफार्मर कोर है उसके तौर पर, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि सबसे पहले तो उसने जो एल्यूमिनियम आयरन था जो वो गुड कंडक्टर था, तो उसको हमने लेमिनेट कर दिया था। और दूसरा हमने क्या किया था कि एडी करंट्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्लक्स में, तो लेमिनेशन प्रिवेंट करती है एडी करंट्स को फ्लोइंग एट ऑल, तो यानी कि जो फ्लो हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है, जिसकी वजह से एडी करंट्स बहुत कम हो जाती हैं। तो ये जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट वाला एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इज़ नॉट यूज्ड एज ट्रांसफार्मर कोर। एल्यूमिनियम को ट्रांसफार्मर कोर के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज इट इज़ नॉन magnetic and cannot concentrate the strength and increase the effect of magnetic fields produced by the electric currents. उसकी रीज़न क्या है, इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? एक, ये नॉन मैग्नेटिक है, दूसरा ये कंसंट्रेट नहीं करता स्ट्रेंथ को, एंड इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मज़ीद किसी भी टॉपिक का कोई भी टॉपिक देखने के मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए, या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।